स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स नाइन्थ के चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो है हुक्स लॉ। इससे पिछले टॉपिक में हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था कि बॉडीज़ को हम जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। जैसे आपके पास स्टील का रूलर हो तो हम उसको मोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोड़ेंगे तो वो दोबारा अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाता है जब हम उसको छोड़ते हैं। जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, और जितनी उसकी शक्ल में तब्दीली आती है किसी भी बॉडी में उसको स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे यहाँ एक स्प्रिंग के साथ हमने वेट को लटकाया हुआ है, अगर हम वेट को बढ़ाएंगे तो स्प्रिंग जो है मज़ीद लेंथी हो जाएगा, नीचे की जानिब और लंबा हो जाएगा, यानी कि इसकी शक्ल में तब्दीली आ जाएगी, यानी कि ये डीफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन ये डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं हो जाती। जैसे हम ये वेट को रिमूव करेंगे तो दोबारा से वो डिफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी और स्प्रिंग जो है ना वो ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा या ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी इसकी। तो हुक्स लॉ स्टार्ट करते हैं। इसके मुताबिक द स्ट्रेन, स्ट्रेन बोलते हैं जितनी किसी चीज़ की शेप में तब्दीली आती है। जैसे स्प्रिंग के साथ वेट को हम और बढ़ाएं तो इसकी शेप में और तब्दीली आ जाएगी, ये और लेंथी हो जाएगा, नीचे की जानिब और बढ़ जाएगा ये, तो वो हम बोलेंगे इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई, इसकी शक्ल में तब्दीली आ गई है। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस, जो स्ट्रेस यानी कि जो फोर्स हमने अप्लाई की, इस सूरत में हमने एक वेट बढ़ाया तो नीचे की जानब इसकी वेट की फोर्स बढ़ गई है। सो द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन आ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट, जितनी हमने स्ट्रेस अप्लाई की है उससे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है उसकी शक्ल में जो तब्दीली आई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो स्ट्रेस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ दी बॉडी। इलास्टिक लिमिट, बॉडी की इलास्टिक लिमिट में रहते हुए जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है वो इस पे अप्लाई की जाने वाले स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे क्या मुराद है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो साथ में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। यानी कि यहाँ अगर हम वेट को कम कर दें, हमने स्ट्रेस कम कर दी, तो इसमें जो तब्दीली आई है स्प्रिंग थोड़ा ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमने वेट कम कर दिया है। तो ये वेट कम करने से इसकी स्ट्रेन भी कम होगी, जो शक्ल में तब्दीली आई है, ज़्यादा लेंथी हुआ वो कम हो जाएगा, और वेट कम कर देंगे तो ये और कम हो जाएगा। यानी वेट कम कर रहे हैं, स्ट्रेस कम कर रहे हैं तो स्ट्रेन भी कम हो रही है। इसी तरह अगर वेट बढ़ाएंगे तो ये मज़ीद लेंथी हो जाएगा, यानी कि वेट बढ़ गया तो लेंथ भी बढ़ गई इसकी, यानी कि इसमें स्ट्रेन भी बढ़ गई स्प्रिंग में। तो इसको मैथमेटिकली देखते हैं, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमें पता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी ख़त्म करना होता है तो एक इक्वलिटी का साइन लाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। यहाँ हमने वो कांस्टेंट एज इट लिख लिया कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अब ये जो स्ट्रेन इधर मल्टीप्लाई हो रही है, हम दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड करवा देंगे तो ये एक रेशो आ गई हमारे पास। रेशो मतलब डिवीजन में दो क्वांटिटीज़ आ गई हैं। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ये एक इक्वल के बराबर, कांस्टेंट के बराबर होता है। दिस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, यानी कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हुक्स लॉ, जो हुक्स लॉ है मैंने इसमें बारे में अभी आपको बात बताई थी कि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर एप्लीकेबल है। हमें पता है अगर हम इस स्प्रिंग को यहाँ से उतार के खुद दोनों हाथों से फोर्स लगाएं और बहुत दूर तक खींच दें तो स्प्रिंग कभी भी अपनी इस पहली वाली पोजीशन में वापस नहीं आएगा। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता उस पर फोर्स लगाएं तो एक पॉइंट, इसी स्प्रिंग में एक पॉइंट ऐसा आता है, ये जैसे अगर हम यहाँ आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ाते जाएं, इस स्प्रिंग में एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसके बाद अगर हम मज़ीद वेट लटकाएं, इसके साथ मज़ीद वेट बढ़ा दें तो स्प्रिंग कभी भी अपनी पहली वाली पोजीशन में वापस नहीं आता। वो जो पॉइंट है जिससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं अप्लाई करनी चाहिए या नहीं हम करते, उसको इसकी इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। उस पॉइंट को इसकी इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ये जो हुक्स लॉ है ये तमाम किस्म के मैटर पे लागू होता है। हम मैटर के साथ डील कर रहे हैं, हम लिक्विड के साथ डील कर रहे हैं, हम किसी भी गैस के साथ डील कर रहे हैं, ये मैटर के तीनों स्टेट के साथ एप्लीकेबल है ये हुक्स लॉ। सो अ बॉडी इज़ परमानेंटली डिफॉर्म, बॉडी जो है ना वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है जब हम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं। तो लिहाजा हुक्स लॉ से हमें पता चला
कि बॉडीज पे जो हम फोर्स लगाते हैं उसकी शक्ल में तब्दीली के लिए फोर्स को हम स्ट्रेस का नाम देते हैं, शक्ल में तब्दीली को हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। और ये जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम स्ट्रेस ज़्यादा कर देंगे तो स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रेस कम कर देंगे तो स्ट्रेन भी कम हो जाएगी, यानी कि शेप में डीफॉर्मेशन भी कम हो जाएगी। इसको ग्राफिकली हमने यूँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक ख़ास पॉइंट तक जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, ये एक्सटेंशन है, यानी कि जो हमने स्ट्रेस ये फोर्स अप्लाई की है और उससे जो एक्सटेंशन उसकी डीफॉर्मेशन हो रही है, स्ट्रेन पैदा हो रही है, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जो जो हम बढ़ा रहे हैं स्ट्रेस को, साथ साथ स्ट्रेन बढ़ रही है। और एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके बाद स्ट्रेस को मज़ीद बढ़ाने से स्ट्रेन जो है वो परमानेंट हो जाती है, और इस पॉइंट के बाद कभी भी बॉडी अपनी पहली पोजीशन में वापस नहीं आती। जैसे ये स्प्रिंग की मैंने मिसाल दी थी, अगर स्प्रिंग में से वेट हम उतार लें तो ये दोबारा अपनी पहली पोजीशन में वापस चला जाएगा स्प्रिंग ऊपर की जानिब। और अगर हम वेट को एक इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा वेट अप्लाई कर देंगे, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर देंगे, तो स्प्रिंग कभी भी अपनी पहली पोजीशन में वापस नहीं जाएगा। इसी हुक्स लॉ को यूज़ करते हुए हमने एक नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ने इसमें क्या किया गया है, हुक्स लॉ को यूज़ किया है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो को यूज़ करेंगे और यंग मॉडुलस वाई हम मालूम करेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट है हम पहले इसको देखते हैं। द रेशो ऑफ द स्ट्रेस, जितनी रेशो ऑफ स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेन का लफ्ज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी चीज़ की शेप में तब्दीली। टेंसाइल वक्फ है, टेंसाइल जो है ये स्पेसिफिक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है सिर्फ किसी बॉडी की लेंथ में तब्दीली के लिए। इसके अलावा वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है, लेकिन हम सिर्फ लेंथ की तब्दीली के लिए जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ यूज्ड एज टेंसाइल। So the ratio of stress to tensile strain is called Young's modulus। यानी कि जो हमने अभी हुक्स लॉ पढ़ा है, हुक्स लॉ की ये जो रेशो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन बराबर हमने कांस्टेंट रखा है, तो इस बार हम बराबर कांस्टेंट नहीं रखेंगे बल्कि यंग मॉडुलस के बराबर इसको रखेंगे। सारा रूल सारा लॉ जो है ये हम हुक्स का ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम मज़ीद यहाँ अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की बस वैल्यूज़ पुट करेंगे, बाकी इनमें कुछ भी फ़र्क नहीं है, ये दोनों टॉपिक एक जैसे हैं और इंतहाई आसान है। सो लेट्स स्टार्ट इट। यंग्स मॉडुलस बराबर है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल मीन जो लेंथ में स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, लेंथ में जो चेंज आती है। लेट्स स्टार्ट इट। लेट डेल एल, डेल मीन ये जो डेल है ट्राइंगल सा निशान है, इसको डेल बोलते हैं। डेल मीन चेंज, लेंथ में जो चेंज है। बी चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड, किसी रॉड की लेंथ में जो तब्दीली आई है वो डेल एल है। ये जो पहले किसी बॉडी की ये एल ओ लिखा हुआ है इसके इंडेक्स में, ओ फॉर ओरिजिनल और एल फॉर लेंथ। ओरिजिनल लेंथ बाद में हमने इस बॉडी पे जो भी बॉडी है रॉड है, रॉड पे हमने बच्चों स्ट्रेस अप्लाई किया जिससे इसकी लेंथ बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, और वो बढ़ के हो गई है एल। अब कितनी तब्दीली आई है लेंथ में, पहले ये थी छोटी थी, बाद में हमने इसको बढ़ा दिया, तो हम दोनों को माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ गया डेल एल जो लेंथ में तब्दीली आई है। फ़र्ज़ करें पहले जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 5 मीटर थी, हमने उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो 6 मीटर हो गई, तो हम बोलेंगे जो इसमें लंबाई में चेंज आई है डेल एल है वो 6 माइनस 5 यानी कि 1 मीटर आया है, तो ये डेल एल लेंथ में चेंज है। नेक्स्ट है स्ट्रेस जो हमने अप्लाई की है। स्ट्रेस बराबर किसके होता है, वी नो दैट ये फोर्स का ही फार्मूला होता है, फोर्स ओवर एरिया, एफ ओवर ए। ये वैल्यूज़ बच्चों हम दोनों वैल्यूज़ का अपना हुक्स लॉ में पुट करेंगे, बस इतना सा ही काम है। तो टेंसाइल स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन कैसे, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है हम इसको करेंगे जो लेंथ में तब्दीली आई है डेल एल बटे ओरिजिनल लेंथ, ये है स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन का ये फॉर्मूला है डेल एल ओवर एल नॉट। जो चेंज आए किसी भी बॉडी में, लेंथ में हो या वॉल्यूम में, यहाँ लेंथ में है, और बटे उसकी ओरिजिनल जो चीज़ है लेंथ है या वॉल्यूम है, यहाँ लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। और यंग मॉडुलस को हम जानते हैं, पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, क्या होता है, स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस की वैल्यू है एफ ओवर ए, और इसको टेंसाइल स्ट्रेन को बच्चों हमने इसके बटे में लिखना था, तो बटे में जो है वो लिखना था डेल एल ओवर एल नॉट, तो हमने जब इसको ऊपर ला के लिखा तो इसको उलट दिया, एल नॉट ऊपर गया डेल एल नीचे आ गया,
तो इसको लिखा एल नॉट ओवर डेल एल, यानी कि ये बटे में ही लिखा है, लेकिन हमें पता है जब हम किसी बॉडी को बटे से ऊपर लेके आते हैं तो उसके फ्रैक्शन चेंज हो जाती है। जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, नोमिनेटर, और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है। अब ये फोर्स एल नॉट से मल्टीप्लाई होगी, एरिया जो है वो डेल एल से मल्टीप्लाई होगा, तो ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया है हमारे पास। इसके यूनिट की बात करते हैं बच्चों, जैसे कि स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसी तरह जैसे प्रेशर का भी यही होता है, इसी तरह यंग्स मॉडुलस का भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। वाई, इसका ये यूनिट क्यों है? इसलिए कि स्ट्रेस का तो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही, और ये टेंसाइल जो स्ट्रेन दूसरी क्वांटिटी हमने यूज़ की है, ये है लेंथ ओवर लेंथ। दो एक जैसी क्वांटिटीज़ अगर रेशो में आ जाएं तो उसका यूनिट कोई भी नहीं रहता। लेंथ का यूनिट मीटर बटे भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं बचा, टेंसाइल स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं है, लिहाजा सिर्फ स्ट्रेस का ही यूनिट अप्लाई होगा इस पे भी, और वही यूनिट होगा यंग्स मॉडुलस का भी। सो बच्चों, ये थे आज के हमारे दो छोटे छोटे से टॉपिक। असल में हमने हुक्स लॉ ही पढ़ा है, और हुक्स लॉ की यूं कह लें कि एलेबोरेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, जिसको यूज़ करते हुए यंग्स मॉडुलस है जो हुक्स लॉ को यूज़ करते हुए एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ कुछ यंग्स मॉडुलस बताए गए हैं कुछ कॉमन मटीरियल्स के। एलुमिनियम का जो यंग्स मॉडुलस है, यानी कि ये जो वैल्यू आती है, ये तमाम चीज़ें पुट करने से वो 70 है, और सो ऑन, ये सब के दिए हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा एक मरतबा। और ये टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है बच्चों, अच्छे से इनको कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।